Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, after we have completed the differentiation part, chapter number 5, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था, कैलकुलस मतलब स्टार्टिंग थी जहां से, उसको कंप्लीट करने के बाद द नेक्स्ट चैप्टर कम्स द वेरी ऑब्वियस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। भाई कोई चीज हमने सीखी है, नई चीज सीखी है, तो उसका अगर कोई एप्लीकेशन ही नहीं होगा तो उस चीज को सीखने का कोई सेंस नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, मैथमेटिक्स में हमने जब जब कोई भी चीज सीखी है तो उसका एप्लीकेशन भी साथ में सीखा है। अब ये एक अलग बात है कि इस बार डिफरेंट चैप्टर के अंदर वो एप्लीकेशन है। कई बार उसी चैप्टर में हो जाता है, छोटी मोटी चीज होती है, तो लाइक जैसे अपन ने ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी तो उसका एप्लीकेशन फिर डिफरेंट चैप्टर में था, 10th क्लास में थे हम जब। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा कुछ था। ठीक है। और कई बार उसी चैप्टर में उसका जो होता है एप्लीकेशन होता है, और होता जरूर है, होता जरूर, छोटा मोटा ही क्यों ना सीखे हम, लेकिन उस साल हम सीखते जरूर हैं। तो इस बार बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर में हम ये एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। एप्लीकेशंस का मतलब आप समझ गए होंगे कि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द यूसेज। क्या उपयोग है डेरिवेटिव्स का, जो हमने सीखा है इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। नॉट इन द थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे इर्द गिर्द दुनिया चल रही है उसमें इसका कहाँ प्रयोग है, ये अपने को सीखना है। समझ गए? हाँ। एंड दिस इज ऑल्सो द लास्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक, लास्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक। तो वी कैन से कि इसके बाद हमारा हाफ कोर्स हो जाएगा। ये चैप्टर खत्म होने के बाद हमारी एक बुक खत्म हो जाएगी, हमारा 50% कोर्स एग्जैक्टली खत्म हो जाएगा, वी कैन से दैट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार के एप्लीकेशन या एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स अपने को सीखने हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग तो 5 प्रकार के एप्लीकेशंस जो हैं बुक में कहीं ना कहीं उसका जिक्र है। मैं पांचों बता देता हूं। सबसे पहले तो है रेट ऑफ चेंज। मतलब मैं एक बार इनका टाइटल लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ, फिर अपन डिस्क्रिप्शन अभी देखेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी, rate of change of a quantity with respect to some other quantity, with respect to some other quantity। किसी एक क्वांटिटी की रेस्पेक्ट में किसी दूसरी कोई दूसरी क्वांटिटी किस रेट से बदल रही है। रेट का मतलब समझते हो, स्पीड, किस स्पीड से बदल रही है। ठीक है, ये इसका पहला यूसेज है, इसको पता करना, इसको पता करना या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड चीजों को पता करना। ठीक है। सेकंड है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जब हमने फंक्शन सीखे थे तब हमने भी सीखा था कोई फंक्शन को इंक्रीज करता है और कोई फंक्शन डिक्रीज करता है। कोई फंक्शन हमेशा ही इंक्रीज करता रहता है, कोई फंक्शन हमेशा ही डिक्रीज करता रहता है, कोई इंक्रीज होकर डिक्रीज होता है, डिक्रीज होकर इंक्रीज होता है। तो वो सारी फंक्शंस की गणित हम इस डेरिवेटिव्स के माध्यम से सीखेंगे। कैसे हम पता लगाते हैं कोई फंक्शन कब तो बढ़ेगा, कब कम छोटा होगा, मतलब डिक्रीज होगा। ठीक है। थर्ड यूसेज होता है टेंजेंस, टेंजेंस एंड नॉर्मल्स टू ए कर्व। टेंजेंस एंड नॉर्मल्स टू ए कर्व। अगर कोई गिवन कर्व है तो उस गिवन कर्व पे जब अपन टेंजेंट या नॉर्मल लाइन बनाते हैं, टेंजेंट लाइन समझते हो जो उसको एक पॉइंट पे छू के निकलती है, नॉर्मल लाइन जो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है। जब हम ये दो लाइंस बनाते हैं तो उनका स्लोप्स क्या होते हैं या उनसे इर्द गिर्द की जितनी भी बातें हैं वो भी हम डेरिवेटिव्स के थ्रू पता कर सकते हैं। इसका थर्ड यूसेज है। फोर्थ यूसेज है अप्रोक्सीमेशंस। फोर्थ यूसेज है अप्रोक्सीमेशंस, किसी चीज की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना, ये भी डेरिवेटिव्स का यूसेज। अब एक एक एग्जांपल में पांचों का लेने वाला हूं, अभी नाम लिख रहा हूं केवल। किसी भी वैल्यू की अप्रोक्सीमेट, किसी भी क्वांटिटी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना। ठीक है, वो हम डेरिवेटिव से आसानी से निकाल सकते हैं। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन डेरिवेटिव्स के साथ हम कोई ऐसी मुश्किल क्वांटिटी जिसको हम वैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं या निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, हम इससे जल्दी निकाल पाते हैं। ओके। फिफ्थ एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जहां से 4 मार्कर क्वेश्चन करीब करीब तय है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। सुना होगा आपने, मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई भी फंक्शन जब इंक्रीज होता है तो वो मैक्सिमम कहाँ पे जाके वापस डिक्रीज हो रहा है, वो उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है। कोई भी फंक्शन जब डिक्रीज होता है तो वो मिनिमम कहाँ तक गया, वो उसका मिनिमम पॉइंट होता है। तो मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि ये दोनों फंक्शंस आपस, ये दोनों जो एप्लीकेशन है आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटर कनेक्ट। अब पहले तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा फटाफट से डिस्क्रिप्शन। एक कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में तो उसकी स्पीड निकालना। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक सर्किल है, एक सर्किल का रेडियस
जो है इस स्पीड से बदल रहा है, बढ़ रहा है, तो बताओ उसका एरिया किस स्पीड से बढ़ेगा या उसका सरकमफ्रेंस किस स्पीड से बढ़ेगा। तो एक क्वांटिटी है रेडियस, एक क्वांटिटी है एरिया, एक क्वांटिटी है सरकमफ्रेंस, कुछ भी उठा लो। रेडियस के रेस्पेक्ट में सरकमफ्रेंस किस स्पीड में बदल रहा है, सरकमफ्रेंस के रेस्पेक्ट में एरिया किस स्पीड में बदल रहा है, या एरिया के रेस्पेक्ट में सरकमफ्रेंस किस स्पीड में बदल रहा है, कुछ भी देके किसी के भी रेफरेंस में वो पूछ सकता है। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि रेडियस के रेस्पेक्ट में सरकमफ्रेंस किस स्पीड से बदल रहा है, तो मैं एक्स एक्सिस पे लूंगा रेडियस, मैं वाई एक्सिस पे लूंगा सरकमफ्रेंस, और फिर देखूंगा दिस गैप और दिस गैप, ये गैप डिवाइडेड बाय ये गैप करते थे ना अपन भाई, इधर कितना गैप आया, उधर कितना गैप आया, अब ये गैप डिवाइडेड बाय ये गैप ही तो होती है स्पीड। ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये जो दो एप्लीकेशंस आप देख पा रहे हो, दीज टू एप्लीकेशंस, ये दो एप्लीकेशंस तो एक्चुअली डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन से ही बने हैं। डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन जब अपन ने सीखी थी तो आपने सीखा होगा, याद करो, हमने सीखा था कि डेरिवेटिव्स जो है उसकी एक अलजेब्रिक डेफिनेशन है और एक इसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन है। तो वो अलजेब्रिक डेफिनेशन थी, ये ज्योमेट्रिक डेफिनेशन है। आप इसको पहले ले लो, चलो अभी उठा लिया तो हमने। कोई सपोज करो हमने कर्व बनाया, लेट्स से हमने कर्व बनाया, तो इस कर्व पे बने हुए टेंजेंट पे, इस कर्व पे किसी पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट बनाया, आपको पता होना चाहिए कि ये जो टेंजेंट हमने बनाया, इसका जो स्लोप होता है, इस टेंजेंट का स्लोप, इस कर्व पे बने हुए टेंजेंट का जो स्लोप होता है, क्योंकि स्लोप स्ट्रेट लाइन का होता है, तो कर्व तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, उस पर बना हुआ टेंजेंट तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो स्लोप होता है वो एक्चुअली इस कर्व का डेरिवेटिव होता है। ये डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिक डेफिनेशन होती है, हमने डेरिवेटिव्स के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कवर किया है। तो वहां से इसका एप्लीकेशन जुड़ गया ना सीधे सीधे। कल को मान लो आपसे किसी कर्व को बनाकर उसके टेंजेंट का स्लोप पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं पूछ रहा है, उस कर्व का डेरिवेटिव पूछ रहा है, डेफिनेशन पता है, तो उसके बाद यूसेज ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया ना। तो ये दो जो यूसेज हैं ये तो डेरिवेटिव्स की परिभाषा से ही बने हुए हैं। डेरिवेटिव्स की परिभाषा है ही ये दोनों चीजें। ठीक है, एक तो रेट ऑफ चेंज, एक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का स्लोप टू अ कर्व। ठीक है, ये दो कवर हो गए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने अभी अभी बताया कि कोई फंक्शन सपोज करो, लेट्स से ये ग्राफ है किसी फंक्शन का, तो मान लो कि कोई फंक्शन ऐसे है, इस पीरियड ऑफ टाइम में कोई पूछे बड़ा की घटा, तो आप कह दोगे बड़ा। फिर मान लो वापस जैसे साइन थीटा का ग्राफ है, वापस नीचे आ जाता है, फिर किसी ने पूछा कि बताओ पाई/2 से पाए साइन थीटा घटा की बड़ा, आप कहोगे घटा। तो ये पता लगाना कि किस पीरियड ऑफ टाइम में या किस इंटरवल में, इंटरवल समझते हो ना, रियल नंबर्स को हम तोड़ देते हैं इंटरवल्स में, तो किस इंटरवल में कौन सा फंक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, ये पता करना। अच्छा सर इनका फिर क्या यूसेज है इनका, भी चलो ये तो अभी भी अपन थ्योरेटिकल यूसेज की बात कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिकल यूसेज है। देखो शेयर मार्केट में हमको पता करना पड़ता है कौन सा स्टॉक कौन सा शेयर किस पीरियड ऑफ टाइम में बढ़ेगा या घटेगा। बहुत वाइड एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स का कॉमर्स की दुनिया में भी। बड़ी बड़ी कंपनियां का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके बड़े बड़े बिजनेस डिसीजंस लेती है, समझ गए, जिसमें एक बहुत हैवी अमाउंट इन्वॉल्व इन्वॉल्व होता है। तो ये सब ये डेरिवेटिव्स हमको बताता है कि किस पीरियड ऑफ टाइम में वो बढ़ेगा, रॉकेट जाएगा, या डाउनफॉल होगा उसका, रिसेशन आएगा। ठीक है। अप्रोक्सीमेशन, जैसा कि मैंने कहा कि किसी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे कहूं बेटा ये निकाल के दिखाओ, रूट ऑफ, मैंने कह दिया ये निकाल के बताओ रूट ऑफ 12.73, तो ऑब्वियस बात है परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर, तो आप इसकी अंदाजन वैल्यू निकाल पाओगे। और आप कहोगे मैं निकाल दूंगा एग्जैक्ट, तो फिर निकालने में टाइम लगाओगे, या तो टाइम लगाओगे या आप अंदाजे से निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है रूट 9 तो 3 होता है और रूट 16 4 होता है, तो सर 3 और 4 के बीच में 3.5 मान लेते हैं ना, आपकी ना मेरी। इतना ही जवाब दे सकते हो, लेकिन मैं कहा नहीं मेरे को तो एग्जैक्ट दो, अप्रोक्सीमेट जितना जा सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली जा सकती है। ये इसका फोर्थ यूज है इसका। और फिफ्थ एंड द लास्ट वन, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से ही कनेक्ट होता है फिर मैक्सिमा मिनिमा। जैसे कि अभी अपन साइन थीटा का एक ग्राफ ले रहे थे, तो मैंने कहा कि साइन थीटा इंक्रीज होता है कि आप कहोगे 0 to π/2 तो इंक्रीज होता है, मैं कहा फिर डिक्रीज कब होता है, π/2 से पाई में डिक्रीज होता है, ये तो आपने पता लगा लिया। अब मैं पूछूं जब वो इंक्रीज हो रहा था तो मैक्सिमम क्या अटेन करके आया, आप कहोगे 1, 1 से ज्यादा नहीं अटेन करके आया। जब वो डिक्रीज हो रहा था तब मिनिमम कितना अटेन हो गया है, -1। तो ये मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू निकालना, मैक्सिमम। जैसे अभी कोई स्टॉक है स्टॉक एक्सचेंज में, मैं कहा कि यार ये ऊपर तो जा रहा है लेकिन ये हाईएस्ट कितना जाके आएगा उस हिसाब से मैं मेरा इन्वेस्टमेंट करूं, ये भी तो पता लगाना पड़ेगा ना, जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा, और गिर रहा है तो जैसे अपन कई बार आपने घरों में सुना होगा कि सोना गिर रहा है, सोने के भाव गिर रहे हैं,
तो गिर रहे हैं तो अपन जब गिरेगा उसके बाद खरीद लेंगे, ऐसा आपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा करो। तो जब वो गिर रहा है, जब खरीद लेंगे, हमने डिसीजन लेना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो कितना गिरेगा ये भी तो पता लगाना पड़ेगा ना। तो डेरिवेटिव्स में मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट, ठीक है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और किस पॉइंट पे करेगा, कितनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा और किस, जैसे साइन थीटा कितनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा 1, किस पॉइंट पे करेगा पाई/2 पे, दोनों बातें हैं। कितनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा -1 और किस पॉइंट पे करेगा -1 पाई पे, ठीक है ना। नहीं पाई पे क्यों करेगा, हाँ पाई पे करेगा, 0 पाई 3 पाई/2 पे करेगा ना, पाई पे तो 0 हो जाएगा वापस, 3 पाई/2 पे करेगा -1 है ना। मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा 1 पाई/2 पे और मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा -3 पाई/2, 3 पाई/2, इस साइड आओ तो, और इस साइड आओ तो -पाई/2 पे। ठीक है, तो ये सारी बातें समझ गए। अब हमारे कोर्स से इन दोनों को कर दो टाटा बाय बाय, नॉट इन अवर कोर्स। जो तीन एक्सरसाइज नंबर, ये मैंने बिल्कुल इसको अरेंज किया है पांचों एक्सरसाइज के हिसाब से। दिस इज एक्सरसाइज 6.1, दिस इज एक्सरसाइज 6.2, दिस इज एक्सरसाइज 6.3, this is exercise number 6.4 and this is exercise number 6.5। ठीक है, अब जब कट गया तो बताया क्यों, अगर पहले बता देता कट गया तो जितने इंटरेस्ट से सुन रहे हो इन दोनों को सुनते ही नहीं फिर तुम। ठीक है, तो जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, अगर फिर भी किसी को इच्छा हो बाद में समझने की, आफ्टर द कोर्स हैज बीन कंप्लीटेड ऑब्वियसली, तो आप जो कट गया वो भी आके समझ सकते हो। ठीक है, मान लो किसी और एग्जाम में आ रहा हो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का कोई अप्रोक्सीमेशन हो, आप आगे अभी के लिए पहला टास्क होगा हमारा कोर्स खत्म करना। तो अभी के लिए तो हम इन दोनों को करेंगे टाटा बाय बाय। 6.1 6.2, और देखो ये इससे कनेक्टेड है ना मैक्सिमम मिनिमा से, तो जस्ट आफ्टर दिस ये आ जाएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। देन स्टार्ट करें द वेरी फर्स्ट टॉपिक, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी। दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक। कम टू द नोट सेक्शन, देखते हैं क्या कहता है नोट सेक्शन। रीड आउट करते हैं थियोरिटिकल पार्ट, जो आपको नोट्स में लिखना है, ये सारे नोट्स में लिखना है। द डेरिवेटिव्स आर अप्लाइड इन वेरियस फील्ड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ साइंस, मैथ्स एंड कॉमर्स, आउट ऑफ विच 5 एरियाज और एप्लीकेशंस विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। अब ये ओमिटेड सेक्शन से पहले के बने हुए नोट्स हैं, तो इसमें पांचों एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, हम अभी इनमें से 3 ही कवर करेंगे। ठीक है, साइंस, मैथ्स एंड कॉमर्स के वेरियस फील्ड्स में 5 एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स के। सो एक एक करके रीड आउट करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हेडिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। पूरी बात करें तो विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन सम अदर क्वांटिटी, दूसरी कोई क्वांटिटी बदल रही है तो उसके रेस्पेक्ट में जो उस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो किस स्पीड से, रेट का मतलब क्या होता है, किस स्पीड से बदल रही है। आज अपन यही टॉपिक अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो डिटेल में देख ही लेंगे। सेकंड जो कट गया, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट और अ नॉर्मल टू अ कर्व एट सम पॉइंट, कर्व पे किसी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है, उस टेंजेंट पे या फिर नॉर्मल बन रही, टेंजेंट नॉर्मल ऐसे बनती है, इनके इक्वेशन पता करना या स्लोप पता करना, यानी इनके बारे में सब कुछ पता करना, ये था सेकंड एप्लीकेशन। अभी मैंने शायद थर्ड नंबर पे लिखा था, हुआ ना। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। टू डिटरमाइन, अब ये थर्ड पे था, वो सेकंड पे लिखा था ना। टू डिटरमाइन वेदर अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये पता लगाना कि कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सो ये थर्ड एप्लीकेशन है, या है हमारे कोर्स में। फोर्थ वन इज अगेन omitted to find the approximate value of a certain quantities, और फाइंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन टू फाइंड द मिनिमा, मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। मैक्सिमा, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। 5 एप्लीकेशन हो गए जिसके बारे में जिक्र हुआ। उसमें से द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जो हमारा एक्सरसाइज 6.1 है। सो आई कैन से दिस इज द ऑफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.8। चैप्टर इंट्रोडक्शन हैज बीन डन, अब एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ये इंट्रोडक्शन है, देन वी विल गो टू द एक्सरसाइज पार्ट। क्या है सुनो ध्यान से। व्हेन ए क्वांटिटी y, अब जब अपन मैथ्स में बात कर रहे हैं तो एक्स एंड वाई लेंगे। ठीक है, कोई कहे सर क्वांटिटी तो कुछ भी हो सकती है, जैसे क्वांटिटी तो सरकमफ्रेंस एरिया को, ठीक है, तो उनको भी y और x ही लेंगे अल्टीमेटली। ठीक है ना। व्हेन ए क्वांटिटी y चेंजेस, जब कोई क्वांटिटी y बदले, अब बदले तो कैसे बदले, या तो बढ़े या घटे, क्वांटिटी कैसे बदलेगी, उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, कोई केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ रहा है कि उसका टेम्परेचर बदल जाएगा। मैथ्स में क्वांटिटी बदलना मतलब इंक्रीज डिक्रीज, और कुछ नहीं है मैथ्स में। ठीक है, सो कोई क्वांटिटी बदले तो इंक्रीज या डिक्रीज होगी विद द चेंज इन सम अदर क्वांटिटी एक्स। ठीक है, किसी दूसरे क्वांटिटी की चेंजेस में पहली क्वांटिटी की में क्या चेंज आया,
जब हम ऐसा कोई क्वांटिटी बदलती है तो उसकी रेट या स्पीड जानने के इच्छुक हों तो रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ चेंज इन एक्स जो होता है, अब मैं बता रहा हूं क्या होता है, वो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होता है, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा लेट से एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया रेडियस और वाई एक्सिस पे ले लिया मैंने एरिया। अब मैंने कहा कि ये है साहब ग्राफ, किसी सर्किल के एरिया का ये ग्राफ है, रेडियस इधर ले लिया एरिया इधर ले लिया। तो लेट से मैंने कहा कि जब रेडियस इतना था तब एरिया कितना था, आपने कहा इतना। मैंने कहा जब रेडियस इतना था तब एरिया कितना था, आपने कह दिया फटाफट से सर इतना था, कह दिया। तो मैंने कहा कि जब रेडियस इस पॉइंट पे था या एरिया इस पॉइंट पे था, कुछ भी बात कर लो, तब एरिया रेडियस के रेस्पेक्ट में किस स्पीड से बदल रहा था या बदला था। तो आप क्या कह देंगे, सर एरिया कितना बदला, इतना, रेडियस कितना बदला, इतना। तो आप जनरल नॉलेज की बात है, आप स्पीड कैसे निकालते हो, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये तो निकालते हो। सो एरिया को अगर मैं y ले लूं तो dy डिवाइडेड बाय रेडियस को अगर मैं x ले लूं तो dx। तो डेरिवेटिव एक्चुअली है ही रेट ऑफ चेंज, इसकी डेफिनेशन ही रेट ऑफ चेंज है। तो इसका डेफिनेशन ही जब रेट ऑफ चेंज है तो उसका एप्लीकेशन भी उससे सीधे सीधे जुड़ गया है। ठीक है, क्लियर। तो क्या कहता है ये, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विथ रेस्पेक्ट टू x है, वो एक्चुअली और कुछ नहीं है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, और जब जब ये एक लीनियर फंक्शन निकल के आएगा तब तब हम इसको प्रैक्टिकली मैनुअली भी सॉल्व करके हम प्रूव कर सकते हैं कि देखो ये एक्चुअली वैसा आ रहा है। लेकिन अगर लीनियर नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक क्यूबिक आएगा, तो फिर मैनुअली सॉल्व करना मुश्किल होगा, तो वो नहीं करेंगे। एक आध कोई लीनियर फंक्शन निकल के आएगा ना तो मैं मैनुअली भी सॉल्व करके दिखा दूंगा, भाई देखो यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे इतना बड़ा, करो डिवाइड, वही आंसर आएगा जो डेरिवेटिव से आएगा। ठीक है, बट वो मैनुअली ही पॉसिबल, लीनियर फंक्शन में ही पॉसिबल है, जैसे सरकमफ्रेंस में पॉसिबल है, 2 पाई आर लीनियर होता है, एरिया में पॉसिबल नहीं है, पाई आर स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक हो जाता है, तो वहां पे पॉसिबल। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। और इसको डिनोट कैसे कराऊं फिर मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कैसे डिनोट कराऊंगा मैं, dy बाय dx। तो एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये पूरी बात को हम इन शॉर्ट कह सकते हैं क्या, dy बाय dx। डन, आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ चेंज इन x एट सम पर्टिकुलर वैल्यू भी पूछ लेता है। जैसे एज ए फंक्शन अपन डेरिवेटिव दो तरीके से निकालते हैं, एक तो एज ए फंक्शन, एक एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, तो वही रेट ऑफ चेंज भी दो ही तरीके से, एज ए फंक्शन बताओ, ठीक है ना, एज ए फंक्शन भी बताओ और एट सम पॉइंट भी पूछो। अब सर हमारे क्या आएगा, 99% तो एट सम पॉइंट आएगा, जबकि उधर उल्टा था, डिफरेंशिएशन चैप्टर में एज ए फंक्शन निकाल के छोड़ने का काम था और एट सम पॉइंट किसी किसी एक आध पॉइंट पे वो पूछता था। इधर जस्ट उल्टा है, इधर एट सम पॉइंट x इक्वल टू ए जैसे दे रखा है, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू सी, एट सम पॉइंट पूछेगा 99%, तो एज ए फंक्शन नहीं छोड़वाया, क्योंकि अभी अपन एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन में तो एग्जैक्ट जो प्रैक्टिकल यूसेज है उसकी बात करेगा ना, तो वहां पे तो कुछ पॉइंट पे बात करेगा ना। जैसे मैं ऐसे कहूंगा ना कि जब रेडियस 5 सेंटीमीटर था तब वो किस स्पीड से बदल रहा था एरिया, मैं बताऊंगा तो सही किस पॉइंट पे कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल यूसेज। ठीक है, क्लियर। तो एट सम पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स निकल गया ना जब हमारा, उसकी में एक्स की जगह ए पुटअप कर देंगे, ऐसे निकालेंगे, बात खत्म। पहले डीवाई बाई डी एक्स निकालें, तसल्ली से डेरिवेटिव निकालेंगे और उस फंक्शन में एक्स की जगह जो भी वैल्यू दे रखी है ए बी सी वो हम पुटअप कर देंगे। ठीक है, डिनोटेड बाय डीवाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू है, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, दैट्स इट, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चल सकते हैं। जब y बढ़े, नहीं, जब x बढ़ रहा हो साथ में y भी बढ़ रहा हो, तब हमारा डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा, समझ आया, यानी सेम प्रोपोर्शन हो, सेम डायरेक्शन हो, ऐसे कह लो। y बढ़ रहा है, नहीं x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है इसमें दूसरी बात छुपी हुई है कि x घटे तो y भी घटे, इन दोनों ही केसेस में डीवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है। देखो मतलब कुल मिला के 4 केसेस हो गए, देखो x बढ़े y बढ़े, x घटे y घटे, x बढ़े y घटे, x घटे y बढ़े। तो जब दोनों सेम चल रहे हो तब डीवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हो तब डीवाई बाई डी एक्स नेगेटिव है। एक्स की वैल्यू सपोज करो बढ़ रही है और उसके रेस्पेक्ट में मान लो वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ को देखो,
इस ग्राफ को देखो, इसमें दोनों साथ में बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। देखो ये मान लो एक पॉइंट है, अगर मैं x थोड़ा सा बढ़ा दूं तो y भी बढ़ गया, जब x बढ़ा तो y भी बढ़ गया। अब दूसरा ग्राफ देखो, डिक्रीजिंग ग्राफ कैसा होता है, इस ग्राफ को देखना जरा। मान लो इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट में y की वैल्यू ये थी, जैसे ही मैंने x को बढ़ाया तो y की वैल्यू देखो डिक्रीज हो गई। तो x बढ़ाने से y डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आएगी। आप खुद सोचो, इसमें आप कहीं पर भी टेंजेंट बनाओ, उसका स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगा नहीं आएगा। ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल यानी 10 सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, स्लोप का मतलब 10 थीटा ही तो होता है। और जब आप इंक्रीजिंग ग्राफ बनाएंगे ना, तो वहां पे एक्यूट एंगल बनेगा, तो वहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। समझ गए? क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? तो क्या नोट है ये, कि जब x बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और y भी बढ़ रहा है, तो ऐसे केसेस में जो dy dx आता है वो पॉजिटिव आता है। अब इसमें दूसरी बात छुपी हुई है कि इसको भी डिक्रीज कर दो, क्योंकि 4 नोट्स लिखने पड़ते हैं ना फिर, तो दूसरी बात अंडरस्टूड मान लो, ठीक है। ये भी डिक्रीज करो, ये भी इसी में छुपा हुआ है। इस केस में भी ये पॉजिटिव ही आएगा, इस केस में नेगेटिव नहीं हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, कि जब x बढ़ रहा हो लेकिन y बढ़ के ना घट जाए, यानी कि उसका उल्टा काम करे, ठीक है ना। जब x बढ़ रहा हो तो y बढ़े ना, क्या करे, घटे। तो फिर इस केस में dy बाई dx कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब इसमें दूसरी इंफॉर्मेशन कौन सी छुपी हुई है, कि अगर x घट जाए तो फिर वो बढ़ जाए, ये दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें छुपी हुई है। कुल मिला के दोनों एक दूसरे को उल्टा काम करे। समझ गए क्या? कोई डाउट नहीं आता? बोलो। ठीक है, चलो अब एक इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट नोट क्या है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है भाई। देखो मैक्सिमम केसेस में, अगेन मैं 99% प्रोबेबिलिटी मान लेता हूं, सवाल जो आएगा ना, उसमें वो ये बताएगा नहीं कि किसके रेस्पेक्ट में चेंजेस की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा सरकमफ्रेंस की चेंज की बात हो रही है, तो मैं बता दिया रेडियस के रिस्पेक्ट में। एरिया की चेंज की बात हो रही है तो भी मैं बता दिया रेडियस के रिस्पेक्ट में। रेक्टेंगल के एरिया की चेंज की बात हो रही है तो मैं बता सकता हूँ लेंथ की रिस्पेक्ट में या ब्रेड्थ की रिस्पेक्ट में, दोनों में से किसी के एक रिस्पेक्ट में। ठीक है, सपोज करो कोन है, तो कोन के वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है सर किस रिस्पेक्ट में, मैं बता सकता हूँ रेडियस की रिस्पेक्ट में, या फिर हाइट की रिस्पेक्ट में, या स्लेंट हाइट की रिस्पेक्ट में, जो भी उसके पैरामीटर्स हैं। लेकिन मैं कुछ भी ना बताऊं, कुछ भी ना बताऊं, तो वो पैरामीटर अंडरस्टूड होता है टाइम। मैं टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, यानी हर एक सेकंड में कितना एरिया या कितना रेडियस या कितना सरकमफ्रेंस या कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। और 99% में, अपने 99% केसेस में वो कुछ नहीं देगा और अपने को टाइम मानना ही पड़ेगा, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट हो जाता है। अगर वो आगे होके कहे फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, यानी कि वो डीवी बाय डी आर निकलवा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, तो डीवी बाय डी आर। बट वो कहते फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, दैट्स इट, आगे कुछ बोल ही नहीं रहा किसके रिस्पेक्ट में, पैरामीटर ही नहीं दे रहा। तो वो पैरामीटर क्या छुपा हुआ है वहां पे, टाइम। वहां पे आपको डीवी बाय डी टी निकालना है, टाइम को हम इस चैप्टर के लिए टी से डिनोट करेंगे, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, पढ़ लें एक बार इस नोट को, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। ये दूसरे क्वेश्चन से ही शुरू हो जाएगा ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन ये जिसमें वो पैरामीटर देगा, दूसरे क्वेश्चन से पैरामीटर देना बंद कर देगा, तो फिर आपको टाइम मानना है पैरामीटर। देखो, when it is not given that with the change in which parameter a certain quantity is changing, कोई certain quantity किस पैरामीटर के चेंज के रेस्पेक्ट में बदल रही है, ये गिवन ही ना हो, वी विल कंसीडर दैट अननोन पैरामीटर एज टाइम। वो ना पता होने वाला पैरामीटर को हम टाइम ले लेंगे और उसको लेटर टी से डिनोट करा देंगे, और उस केस में रेट ऑफ चेंज को हम सिंपली डिनोट कराएंगे डी वाई बाई डी टी। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई लिखा है, बस क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, विथ रेस्पेक्ट टू तो लिखा ही नहीं है, तो फिर वो अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई को हम डी वाई बाई डी टी से डिनोट कराएंगे। मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, आपको होगा डीवी बाई डी टी। मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा, आपको होगा डी ए बाई डी टी। मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया क्या होगा, आपको कह दोगे डी एस बाई डी टी। लेकिन मैं आगे कुछ कह दूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या होगा, अब आप डी टी नहीं कहोगे, अब आप कहोगे डी एस बाई डी आर। अब मैंने बता दिया रेडियस के रिस्पेक्ट मुझे चाहिए। ओके, सो दैट इज इट। चलें अब एक्सरसाइज पे कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, जो भी हमने सीखा उसको अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, चाहे से 2 ही क्वेश्चन करें, लेकिन जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तो वो सब समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स लें, इससे अच्छा एक्सरसाइज ही कर लें। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, आएगा जब देखेंगे। इसको करते हैं हम बंद, आ जाइए। एक्सरसाइज नंबर 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 इज
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। खुद ने कह दिया इस बार, तो इस बार टाइम नहीं मानेंगे, कह दे तो जो कह रहा है वही मानेंगे। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया को लेट से मैं डी ए कह दूं, और रेडियस को लेट से खुद ही कह रहा है आर, तो मैं डी आर कह दूं। तो सरल सी बात है, आपसे डी ए बाय डी आर पूछा गया है, सवाल है डी ए बाय डी आर निकालो। और वो भी एट सम पॉइंट, मैंने कहा था ना, ये पॉइंट दे रखा है जब आर 3 हो जब आर 4 हो, दो क्वेश्चन। समझ गए, सवाल समझ गए। अब इसका प्रेजेंटेशन पार्ट देखें कैसे हम इसको प्रेजेंट करें। चलिए हम क्या करेंगे, हमको अब इस चैप्टर के लिए सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। फॉर्मूले कौन से हैं? जैसे एरिया निकालने का फॉर्मूला, सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि वो फॉर्मूले वो खुद नहीं देगा, ऑब्वियस बात है, खुद कैसे देगा, 10th क्लास के कॉन्सेप्ट है, वो याद नहीं होंगे तो चैप्टर में हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो अगर नहीं हो तो आज का दिन है, आज अपन अब ज्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, तो आप आराम से पूरी शीट उठा लो, 10th क्लास की कोई नोटबुक पढ़ी हो तो उठा लो, नहीं पढ़ी हो तो मुझसे ले लेना, नोट्स ले लेना, वीडियो ले लेना, लेकिन आज की तारीख में सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, इंक्लूडिंग स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, फ्रस्ट्रम, जो भी था हमारे, हमने जो भी सीखे थे सब कवर हो जाना चाहिए इसकी तरह, तभी हम इसमें कल आगे बढ़ पाएंगे। चलो, अब पहला क्वेश्चन तो एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर से सॉल्व हो गया होगा, है ना। तो देखो पहले क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो हम क्या करेंगे, एरिया का क्वेश्चन है तो हम का एरिया का हम क्या लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है ना। वी नो दैट, हर फॉर्मूला हम वी नो दैट करके लिखेंगे, क्योंकि कोई फॉर्मूला प्रूव करने नहीं बैठे हम। एरिया ऑफ अ सर्कल, और उसको हम जो भी लेटर आप डिनोट करना चाहते हो, जैसे एरिया को हम लेटर ए से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज ए, इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो जग जाहिर है भाई, यही होता है, होता है, होता है। अब हमको क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो नोटेशन बताओ क्या चाहिए, डी ए बाय डी आर, क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ चेंज इन रेडियस। तो क्या चाहिए, नोटेशन बताओ, नोटेशन पिक करो, हर क्वेश्चन से नोटेशन पिक करो, कौन सा नोटेशन हमको चाहिए या दिया हुआ है, कई बार दिया हुआ भी होता है ना। क्या नोटेशन दी पूछा है, इस बार दिया हुआ तो कुछ भी नहीं है, डी ए बाय डी आर। अब डी ए बाय डी आर कैसे पैदा करूं, ये पिछले चैप्टर में सीख के आए हैं। इस इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करने से डी ए बाय डी आर पैदा होगा। अब मान लो वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कहता तो विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना होता। वो जो कह रहा है वो नोटेशन पैदा करने की कोशिश करोगे, इससे बनाने की कोशिश करो। सो मैं इसको अगर आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो काम हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे, इसको भी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to r, differentiating both sides with respect to r, we get। सो बताओ, a को जब आप r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, a को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, डी ए बाय डी आर, ये लिखोगे। आर एच एस में चलो, पाई आर स्क्वायर को आर के रेस्पेक्ट, तो पाई तो कांस्टेंट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट ओनली। अब आर स्क्वायर को आर की रिस्पेक्ट में करना है, तो ऐसे मन में सोचो, आर स्क्वायर को मुझे आर की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जो ऊपर है वो नीचे है, तो आर स्क्वायर का जैसे डेरिवेटिव कर, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते थे वैसे ही होगा ना। अगर इधर और इधर सेम है तो डेरिवेटिव के रूल्स लग जाएंगे, बस पॉलिनोमियल का जो रूल है, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो रूल है, वो रूल्स लग जाएंगे, बशर्ते इधर और इधर सेम होना चाहिए। तो आर स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना एक तरीके से एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जैसा हो गया। क्या होता है वो, 2x। सो आर स्क्वायर को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या आ जाएगा, 2r हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2r। तो पाई, चाहो तो पहला क्वेश्चन है तो इस तरीके से करके देख दो, पाई इंटू डी बाई डी आर करना है अब आपको आर स्क्वायर का। सो फाइनली क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2r, जिसको सॉल्व कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई। यहाँ तो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब ये 2 पाई आर इसका रेट ऑफ चेंज है, लेकिन एज ए फंक्शन ऑफ आर है ये। अब उसने आर की वैल्यू दे दी ना, पुट करो, आंसर निकालो, इतना सा काम करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। नाउ rate of change of rate of change of area
with respect to change in radius, with respect to change in radius, when radius कितना गिवन है 3, when radius is 3 सेंटीमीटर। इस पूरी चीज को हम एक सिंगल नोटेशन में लिख सकते हैं, इज गिवन बाय। ये जो पूरी बात लिखी ना, इस पूरी बात को हम एक सिंगल नोटेशन से लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है ना, तो डी ए, विथ चेंज इन रेडियस है ना, डी आर, और फिर पॉइंट क्या गिवन है आपको, पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस का गिवन होता है। व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, बहुत रेयर केसेस में वाई एक्सिस का गिवन होगा। व्हेन रेडियस इज, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं उसी का पॉइंट गिवन होगा, आर इक्वल टू 3। इस पूरी बात को हम एस सिंगल नोटेशन से लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद चेंज इन रेडियस व्हेन रेडियस इज 3। और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये डेरिवेटिव्स में हम एट सम पॉइंट डेरिवेटिव निकालना सीख चुके हैं। 2 पाई आर था, तो 2 पाई आर की जगह 3 पुट अप करो, सो 2 पाई इंटू 3 6 पाई। अब उसका यूनिट क्या होता है सर, क्या है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, रेडियस का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। ये होगा इसका यूनिट। जो ऊपर है उसका यूनिट लिखो, और जो नीचे है उसका यूनिट यहाँ लिखो। और जब टाइम होगा यहाँ पे तो फिर सेकंड या मिनट आएगा, जो भी क्वेश्चन में यूज हो रहा है। नहीं यूज हो रहा है तो फिर सेकंड ही आता है। समझ गए क्या, बोलो अच्छे से समझे। हम्म, ये हमारा फाइनल। सेकंड क्वेश्चन में क्या, यहाँ तक तो सेम रहेगा। 3 की जगह बस यहाँ पे रेडियस की जगह 4 करो, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलें, कर दूं उसको डिलीट। लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन से टाइम शुरू हो चुका है, मतलब पैरामीटर क्या लेगा हमेशा, टाइम। 99% में तो पैरामीटर टाइम ही लिया जाएगा। क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट। कोई क्यूब है जिसका वॉल्यूम इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे उसने वर्ड इंक्रीज यूज किया ना, तो हम इस 8 को पॉजिटिव 8 लेंगे, और अगर वो डिक्रीज यूज करता तो हम इस पॉजिटिव 8 को ना लेके नेगेटिव 8 लेता। ये चीज क्लियर है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसने अगर वो चेंज वर्ड यूज करे तब तो अपने को प्लस माइनस नहीं लगाना, लेकिन अगर वो इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज करे तो फिर अपने को उस डेरिवेटिव जो भी चेंजेस दे रखा है उसके आगे प्लस माइनस साइन अकॉर्डिंगली लगाना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीजिंग। तो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, सो अरे कहाँ गया? हम्म, सो क्या कहा मैंने कि क्यूब का वॉल्यूम जो है इस रेट से बढ़ रहा है। तो क्यूब का वॉल्यूम यानी डीवी किस रेट से बढ़ रहा है, रेस्पेक्ट नहीं दे रखा, तो टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा होगा। सो डी टी, पता है ये निकालना नहीं है, ये गिवन है। अब की बार रेट ऑफ चेंज गिवन है, तो एक रेट ऑफ चेंज गिवन है तो दूसरा रेट ऑफ चेंज पूछा जा सकता है। देखो दूसरा सवाल क्या है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के चेंज का रेट पूछ लिया आपसे। इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। जब क्यूब की, अब ये वाली इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल लास्ट में पढ़नी है, ये तो वो पॉइंट है जो अभी जैसा पॉइंट दे रखा था ना, आर इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट इधर भी दे रखा होगा। तो वो पॉइंट है ये, व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। इसको तो ऐसे मानो हाल फिलहाल तू तो है ही नहीं, पहले इसके बिना क्वेश्चन, ये तो लास्ट में पुट अप करने वाला पॉइंट है जस्ट। अब पढ़ो, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया किस स्पीड से बदलेगा, यानी डी एस, सर किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्वियसली टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डीवी बाई डी टी देकर डी एस बाई डी टी पूछा गया है। ये जितना जल्दी पिक करोगे उतना जल्दी सवाल सॉल्व होगा। डीवी बाई डी टी देकर क्या पूछा गया है, डी एस बाई डी, और डी एस बाई डी टी भी कब, जब लेंथ ऑफ एच कब है 12। तो लेंथ ऑफ एच 12 यानी कि एच को अपन क्यूब की एच को ए से डिनोट कराते हैं, है ना। एज मतलब साइड होती है क्यूब की साइड, जैसे स्क्वायर की साइड होती है, यानी ए की वैल्यू आपको 12 गिवन है। ये पूछा गया है, एट एट सम पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, समझ गए। चलो स्टार्ट करें, इसको कैसे करेंगे। ओके, तो इस बार दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी याद होना चाहिए, क्या होता है ए क्यूब, और सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है क्यूब के सरफेस एरिया का, बोलो। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, क्यूब 6a², 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, हर एक एक स्क्वायर है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 6 एरिया को प्लस करूंगा तो 6a²। तो फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, आज का दिन दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, कैसे स्टार्ट करेंगे हम इसको। here it is given that, पहले तो गिवन क्वांटिटीज गिवन इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। here it is given that रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ
वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ऑफ अ क्यूब, उसको मैं अपनी तरफ से लेटर दे देता हूं, यहाँ पे ही लिख देना वो लेटर है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज वी ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू, अब इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब को हम क्या कहेंगे, इस नोटेशन को क्या कहेंगे, डीवी, या फिर चलो नीचे लिख देते हैं, अब इधर लिख देते हैं क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू कितना गिवन है बताओ, 8 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो है क्यूब में होगा, पर सेकेंड, एस का मतलब वहां पे क्या है, सेकेंड, ये हमको गिवन है। अब इस पूरी बात को हम हमारी लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिखेंगे, दैट इज डीवी बाय dt, ये गिवन है कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई, फाइन, जो गिवन, ओके। अब जैसे ये इंफॉर्मेशन मिली तो आप वॉल्यूम के फॉर्मूला को लिख के उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, समझ आया, उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी। नाउ वी नो दैट, अगले को जो पूछा है वो बाद में बात करेंगे, पहले तो जो गिवन है उसको तो डिफरेंशिएट करके निकालें, ठीक है। नाउ वी नो दैट, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दैट इज वी, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, ए क्यूब, क्या होता है, ए क्यूब, ए क्यूब, सब जानते हैं। तो इस इक्वेशन में v इक्वल टू ए क्यूब को मैं डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, टी, क्योंकि नोटेशन क्या पैदा करना है, डीवी बाई डी टी। अगर मैं ए की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं डीवी बाई डी है, उस नोटेशन का मैं अचार डालूंगी, गिवन तो डीवी बाई डी टी है, ओके समझ आया ना। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट, सो बताओ, v को t के रेस्पेक्ट में किया तो dv बाय dt। अब a क्यूब को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t, अगर a क्यूब को a की रेस्पेक्ट में करते तो 3a² लिख देते। अब t के रेस्पेक्ट में कैसे करें, एक बार तो आप a की रेस्पेक्ट में ही कर दो, यूज चेन रूल। मुझे एक चीज बताओ, dv बाई dt को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि dv बाई da इंटू da बाई dt, बताओ। अब dv बाई da तो करना आता है ना, a की रिस्पेक्ट में तो करना आता है ना, 3a² हो जाएगा, और फिर a को अगेन t के रिस्पेक्ट में da बाई dt, चेन रूल यूज करते थे ना, तो वही काम यहाँ पे करना है। सबसे पहले तो मेरी नजर गई कि यार a क्यूब को a की रिस्पेक्ट में करवाता तो अच्छा होता, पर ये तो t के रिस्पेक्ट में करवा रहा है, चल कोई बात नहीं, मैं तो a की रिस्पेक्ट में कर देता हूँ। 3a क्यूब को जब मैं a की रिस्पेक्ट में करूंगा डिफरेंशिएट, तो इट विल बी 3a², पर ये तो मैंने गलत किया है, ये तो मैंने a की रिस्पेक्ट में किया, तो अब a को t की रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, da बाय dt। अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हमेशा गिवन होगी, या तो डीवी बाई डी टी गिवन होगा, डीवी बाई डी, इस केस में क्या गिवन है, तो ये गिवन होगा तो वो निकल जाएगा, और वो गिवन होगा तो ये निकल जाएगा, दोनों में से एक चीज तो देनी पड़ेगी। सो मैं क्या करूंगा, इसमें जो गिवन वैल्यू है वो पुटअप करके डी ए बाई डी टी की वैल्यू निकाल लूं, समझ आया, दैट इज डीवी बाई डी टी कितना गिवन है, 8 इक्वल टू 3a² इंटू डी ए बाय डी टी। सो लेट्स फाइंड आउट डी ए बाई डी टी फ्रॉम दिस इक्वेशन, implies dA by dt equal to 3/8 a², 3/8 a², इसका यूनिट बता सकते हो आप, साइड है ना, ये साइड का यूनिट क्या होता है, डी ए, ये तो साइड है ना, एक ए तो साइड है, और डी टी टाइम है, तो ए साइड का यूनिट क्या होता है, साइड केस में नापते हैं बताओ, सेंटीमीटर, और टाइम का अभी भी मैंने बताया सेकेंड, तो वो यूनिट आपको बताएगा नहीं, आपको यूज करना है सोच के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेकंड में वॉल्यूम अगर 8 सेंटीमीटर क्यूब की रेट से बढ़ रहा है, तो हर एक सेकंड में जो उसकी साइड है 3/8 a² पर सेंटीमीटर की स्पीड से बदल रही है, वो मैंने निकाला। उसने वॉल्यूम की स्पीड बताई थी बदलने की, मैंने उसकी साइड की स्पीड बता निकाल दी उसमें से बदल के। लेकिन सवाल साइड की स्पीड निकालने का नहीं है सर, सरफेस एरिया, तो वो अब इससे निकलेगा। ऑब्वियस बात, मुझे एक चीज बताओ,
भूल जाओ डेरिवेटिव डेरिवेटिव। 10वीं क्लास में वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ा था आपने। मैं अगर क्यूब का वॉल्यूम दे दूं और मैं क्यूब का सरफेस एरिया पूछूं, क्या करोगे? वॉल्यूम से साइड निकालोगे, साइड से सरफेस एरिया। वॉल्यूम से डायरेक्ट सरफेस एरिया का कोई फॉर्मूला सिखाया किसी टीचर ने? अब वो प्रैक्टिस करते करते कोई फॉर्मूला आपने डेवलप कर दिया, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन वॉल्यूम से पहले साइड निकालेंगे, साइड से पहले, साइड से बाद में सरफेस एरिया। तो अब रेट ऑफ चेंज में भी वॉल्यूम का गिवन है और रेट ऑफ चेंज सरफेस एरिया का पूछा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम से रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड निकालो, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड से रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम से रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड निकाल लिए। अगला काम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड से रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकाला जाएगा। समझ गए? ओके। चलो अब सरफेस एरिया के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ वी आर रिक्वायर्ड, हमको चाहिए क्या वो लिखता हूं एक बार ना, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं। नाउ वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज, अगेन वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब दैट इज, अब सरफेस एरिया को इस चैप्टर में एस लेटर से डिनोट किया है, हम कोई भी यूज कर सकते हैं वैसे, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6a² होता है, वेयर ए इज द साइड। बोलने की जरूरत नहीं है, तो चाहो तो लिख सकते हो वेयर ए इज द साइड ऑफ द क्यूब। अब यहां से सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज चाहिए, तो क्या चाहिए? डीएस बाई डी टी। डीएस बाई डी टी पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो दो अगर क्वांटिटी से, तो दो बार डिफरेंशिएशन चलेगा विद रेस्पेक्ट टू टी वी कैट। सो एस का कर देता हूं मैं डी एस बाय डी टी। अब ए को भी टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो जैसे पहले किया, पहले ए को ए के रिस्पेक्ट में ही करो, तो 6 2 जा 12 ए मल्टीप्लाइड बाय, अब ए को टी के रिस्पेक्ट में करो चेन रूल से, तो डी ए बाय डी टी। अब सर इस बार तो दोनों ही मिसिंग है, कहाँ है दोनों मिसिंग? इसकी वैल्यू पीछे से निकाल ली ना, पुट अप करो आंसर। ठीक है, डी ए बाई डी टी तो आप निकाल के बैठे ऑलरेडी, निकाल के बैठे नहीं? निकाल बताओ। इक्वल टू 12a। बताओ डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या निकाली, बोलो। 3/8 a²। तो 3/8 a² यहाँ पे रखो और सॉल्व करो। सो कितनी बार कटेगा ये? 4 से कट गया एक, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9/2 a³ और क्योंकि ये सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन ये भी आंसर नहीं है। अब एट सम पॉइंट पूछा हुआ है, जब आपकी लेंथ ऑफ एज क्या हो? 12 सेंटीमीटर हो, तो अब आप फाइनली ए की वैल्यू 12 पुटो। वो इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल एट द एंड यूज होगी, जो पॉइंट दे रखा है, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव कुछ, यहाँ पे 12 पुटअप कर लो और वो आपका फाइनल न्यूमेरिक वैल्यू में आंसर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो फाइनल स्टेज पे आ गए हम। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन, व्हेन क्या कहा था उसने? व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। व्हेन द लेंथ ऑफ द एज, एच को साइड के लो या एच के लो, एज इज हाउ मच? 12 सेंटीमीटर इज गिवन बाय, इस पूरी बात को मैं एक सिंगल नोटेशन में पैक कर रहा हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया दैट मींस डी एस, और कुछ भी नहीं गिवन है तो डी टी, और व्हेन व्हेन एज इज 12 सेंटीमीटर, यानी व्हेन ए इज 12। इसको निकालने के लिए डी एस बाई डी टी ऑलरेडी निकाल के बैठा हूं, उसमें बस मैं क्या कर दूंगा? ए की वैल्यू पुटअप कर दूंगा, जो भी वो चाह रहा है। 9/2 इंटू ए की वैल्यू, ए क्यूब है बेटा, तो 12 का क्यूब करना पड़ेगा, 12 × 12 × 12। ठीक है, कुछ गलती कही है क्या? एक मिनट रुकना जरा। चलो ठीक है, कोई गलती नहीं। आंसर मैच करो उसका। हाँ, तो इसको काटो, 2 6 जा 12। आंसर काफी बड़ा आ रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। 12 12 जा 144 करना जरा, और आंसर भी मैच करना फिर। करो। मैं, यस, ये तो गलती करी है। मैं कहा कि बड़ा कैसे हो गया, डेरिवेटिव तो छोटा होता है, ये तो गलती करी है, कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक। डी ए बाई डी टी, नहीं ऊपर ही आ रहा है यार, हाँ यही गलत लिखा है हमने। ये भाई साहब उसके नीचे जाने थे, हमने इसको इसके नीचे ले आया।
ठीक है, तो करेक्ट करो उसको फटाफट। डी ए बाई डी टी की वैल्यू विल बी इक्वल टू, वो सॉल्व करने में लग रहा था कि इतना बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए। सो ये इसके नीचे जाएगा तो इट इज लाइक 8/3a²। तो फिर पीछे भी गलत है। क्या है हमारा आंसर? 3/8 नहीं, 3/8a²। 8/3a²। तो इसको यहाँ पे सही करो फिर। 8/3a² लिखो। 3a² नीचे, ठीक है। सो 3 से 1, 3 से 4 टाइम कट गया, और a से 1, a से a टाइम कट गया, तो ये 4 8 जा 32/a है। वही तो, डेरिवेटिव निकालते हैं तो पावर कम होती है, बढ़ कैसे गई? इंटीग्रल्स में पावर बढ़ती है। 4 8 जा 32/a सेंटीमीटर। अब 32/a के अंदर a की वैल्यू रखनी है, दैट्स इट। ओके, 12। 32/a में हमको a की वैल्यू क्या रखनी है? 12। काटो, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। सो द आंसर इज 8/3, और सरफेस एरिया है ना, तो cm²/सेकंड। अब मैच करो आंसर। 8/3 cm²/सेकंड। अब बाहर देखते हैं, और 10th क्लास के कितने बच्चे हैं? बहुत ज्यादा हो गए। चलो, तो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। इतना काम करो आप। ठीक है, इसका मीनिंग समझे क्या? इसका मतलब बताओ, चलो क्या है इसका मतलब? ये है कि हर एक सेकंड में सरफेस एरिया 8/3 cm² बढ़ रहा है। आज जो सरफेस एरिया है, अगले सेकंड 8/3 बढ़ा लो, उतना हो जाएगा। और वॉल्यूम गिवन था, हर एक सेकंड में वॉल्यूम कितना बढ़ रहा था वो गिवन था। उससे हमने ये निकाली कि हर एक सेकंड में रेडियस, सॉरी, एज कितनी बढ़ रही है, साइड कितनी बढ़ रही है, और उससे फाइनली हमने निकाली हर एक सेकंड में सरफेस एरिया कितना बढ़ रहा है। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।